हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले हमने छोटे छोटे वीडियो के अंदर इस पूरे यूनिट के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम इस पूरे पाठ को पुनः रिवाइज के रूप में अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर रासायनिक का अर्थ है बन का बनना या टूटना, बन का बनना या टूटना। और अभिक्रिया का यहाँ पर अर्थ है परमाणु के बीच, परमाणु के बीच, परमाणु के बीच बन का बनना या टूटने के कारण बनने वाले नए पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होने के कारण ही इस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन है। पहले हम भौतिक परिवर्तन क्या है उसके बारे में देखते हैं। पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल उनके भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थों का इस परिवर्तन में कोई निर्माण नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर पदार्थ के भौतिक गुणों का ये मतलब है कि पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, जैसे गलना, क्वथना, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, आकार, अमाप, रंग, गंध या उनकी अवस्था बदलना। केवल इनमें परिवर्तन होना भौतिक गुणधर्म कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंदर पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जल का बर्फ में परिवर्तन होना। जल अणु के अंदर दो हाइड्रोजन के परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। लिक्विड जो जल होता है उसको गर्म करने पर H2O गैस की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और पुनः इसको ठंडा करने पर पुनः द्रव अवस्था में आ जाएगा। द्रव को और ज़्यादा ठंडा करने पर ये जल के अणु ठोस बर्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं के अंदर जो H2O जल का अणु है, इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल इनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। इसी गुण को हम भौतिक गुण कहते हैं या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। 2 नंबर है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। जब किसी भी पदार्थ के परमाणु के बीच बन के बनना या टूटने के कारण उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाएगा, इनके फलस्वरूप नए उत्पाद या कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी घटना को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन की जब बात आती है तो ऐसे पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई नया उत्पाद बनेगा, अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के रूप में दूध का दही में परिवर्तन। यहाँ दूध अभिकारक है, इस अभिकारक से क्या बन गया, दही बन गया। दही एक प्रकार का यहाँ उत्पाद है और नया पदार्थ है।
नया पदार्थ का मतलब ऐसा है कि दूध के परमाणु के बीच बन के बनने व टूटने के कारण एक नया संगठन बन जाता है, जिसको हम दही कहते हैं। हम पुनः दही से दूध का निर्माण नहीं कर सकते। इसी गुण को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे भोजन का पाचन होना, अंगूर का किण्वन होना, श्वसन होना, लोहे पर जंग लगना, इस रासायनिक परिवर्तन के या रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप सब परिचित हैं। इसको देखते हैं। जंग का जो सूत्र होता है Fe2O3 H2O के दो अणु होते हैं, इसी को हम कहते हैं जंग लगना, या ये जंग का सूत्र है और ये भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। ये एक प्रकार का नया उत्पाद है, नया उत्पाद है। कौन से अभिकारक से बनेगा? अभी बात करते हैं अभिकारक कौन कौन से होंगे। आयरन, लोहे के परमाणु प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, जल, वो भी कौन सी अवस्था का? गैसीय अवस्था का। इन तीन अभिकर्मकों से मिलकर के एक उत्पाद बनता है, जिसको हम जंग कहते हैं। यहाँ पर समीकरण को संतुलित की रूप में देखें तो 4 परमाणु आयरन के और 3 अणु ऑक्सीजन के। आप यहाँ पर देखोगे इन सभी अभिकर्मकों के बीच उपस्थित परमाणु के साथ बन का बनना टूटने के कारण एक नया उत्पाद बनता है, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड या जंग लगना कहते हैं। हम जंग से या नए बने उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं प्राप्त कर सकते। इसी गुण को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और बनने वाले उत्पाद का संगठन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक उत्पाद बना है, उनके संगठन में लोहे के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु हैं, हाइड्रोजन के परमाणु हैं। लेकिन जो अभिकारक हैं उसमें लोहे पदार्थ अलग था, ऑक्सीजन के अणु अलग थे और जल अलग था। हम कह सकते हैं कि जो लोहे पदार्थ था, बनने वाले इनसे उत्पाद अलग है। कैसे हैं कि लोहे में केवल आयरन के परमाणु हैं, जबकि बनने वाले उत्पाद में आयरन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के परमाणु का नया संगठन बन चुका है। इसी कारण से बनने वाले उत्पाद से हम पुनः अभिकारक नहीं बना सकते। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन दोनों एक ही बात है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जंग लगने की एक अभिक्रिया देखी थी, उसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक थे। इन परमाणु के बीच में बन के बनने टूटने के कारण एक नया उत्पाद बनता है। बनने वाले उत्पाद का संगठन अभिकारक से अलग हो जाता है। इसी घटना को हमें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के अंदर या अभिक्रिया को दर्शाने के लिए 2 भाग होते हैं। एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। कोई भी अभिक्रिया होती है, उसके अंदर या उसको संपन्न होने के लिए क्या क्या हमने लिया है उसको अभिकारक कहते हैं, और वो लिया गया से क्या बना है उसे उत्पाद कहते हैं, रिएक्टेंट व प्रोडक्ट। अभिकारक क्या है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेकर के कोई ना कोई नया उत्पाद बनाते हैं। अभिकारकों में
ऐसी क्षमता होती है कि वो नए उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक एक से अधिक अभिकर्मकों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। उत्पाद का निर्माण अभिकारक से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद होता है। बनने के लिए हवा में ऑक्सीजन गैस व मैग्नीशियम का दहन करवाने पर होती है। मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है। जब इसका दहन करवाते हैं तो ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम प्लस O2 एक नया उत्पाद बनेगा, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बनने वाले उत्पाद से हम पुनः अभिकारक का निर्माण नहीं कर सकते। यहाँ पर जो तीर का चिन्ह लगा रखा है वो ये बता रहा है कि अभिकारक से उत्पाद बनता है, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बनता है, क्योंकि बनने वाले उत्पाद के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो चुका है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है? जब ये अभिक्रिया होती है, उत्पाद बनाते हैं, तो उत्पाद के साथ साथ किन किन से उत्पाद का निर्माण हो सकता है? जैसे कोई गैस का निष्कासन हो सकता है, बनने वाले उत्पाद के रंग में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना, ठोस, द्रव, गैस, इस प्रकार तापमान में परिवर्तन होना। तापमान के आधार पर हम अभिक्रियाओं को दो भागों में बांट करके आगे पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी पदार्थ, कौन कौन से अभिकारक हैं, कौन कौन से उत्पाद हैं, उन सभी के अणुसूत्रों व प्रतीकों को नोट कॉपी के अंदर व्यक्त करना या दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। केमिकल इक्वेशन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्रों व प्रतीकों के रूप में निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने मैग्नीशियम का एक रिबन लिया था, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस थी, इनसे क्रिया की, इसका दहन हुआ, एक सफेद कणों के रूप में उत्पाद मिला था। अब ये पूरी जो सामने हो रही है, ये तो एक अभिक्रिया हो रही थी। क्या हो रही थी? अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अणुसूत्रों को हम दर्शाना, जैसे मैग्नीशियम को हमने Mg लिख दिया, ऑक्सीजन को हमने O2 लिख दिया, बना उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने MgO लिख दिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के अणुसूत्रों में दर्शाना या व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में तीर का निशान रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है। जैसे अभिकारक, बीच में तीर का चिन्ह होता है और कोई ना कोई उत्पाद बनता है। यहां पर तीर का चिन्ह एक दिशा में बन रहा है। ये हमको ये जानकारी दे रहा है कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, न कि उत्पाद से अभिकारक बनता है। जब रासायनिक समीकरण को हमने लिखा था तो प्राप्त समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या समान है या असमान, इन्हीं के आधार पर समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण
दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है यहाँ पर के बनने वाली या होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या और बनने वाले उत्पाद की परमाणु की संख्या दोनों ओर बराबर है। ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। और जब अभिकारक व उत्पाद में परमाणु की संख्या असमान है तो ऐसे समीकरण को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। शुरुआत में देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे लिखते हैं। ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों तरफ का मतलब है अभिकारक व उत्पाद, इधर और इधर दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो। इतने परमाणु, कोई एक यहाँ परमाणु है तो वही परमाणु यहाँ पर भी संख्या में एक ही है, तो संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंक तत्व के परमाणु की संख्या यहाँ पर एक है अभिकारक में, यहाँ पर बनने वाले उत्पाद में इसी तत्व की परमाणु की संख्या भी एक ही है। अभिकारक और उत्पाद में जिंक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर है। उसी तरह हाइड्रोजन के अंदर दो परमाणु हैं, बनने वाले उत्पाद में भी दो परमाणु हैं, तो हम कह सकते हैं अभिकारक व उत्पाद दोनों में हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या भी दो दो है या बराबर है। उसी तरह सल्फर की भी यहाँ अभिकारक में एक है, उत्पाद में एक है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4, अभिकारक में, उत्पाद में भी 4 है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं संतुलित समीकरण वो समीकरण है जिनमें अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम केवल संतुलित रासायनिक समीकरण पर ही लागू होता है कि अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों की संख्या व उनके अनुपात हमेशा निश्चित होता है अभिकारक व उत्पाद में। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो बनना होता है न ही नष्ट होता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले का मतलब अभिकारक में, पश्चात का मतलब है उत्पाद में, पहले और बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या का अनुपात और उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होनी चाहिए। जब संतुलित है तभी उनके परमाणु का द्रव्यमानों की संख्या का अनुपात भी समान रहेगा और द्रव्यमानों का योग भी समान रहेगा। कुल मिलाकर के हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में परमाणु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, न तो बनता नहीं घटता है। आगे देखने वाले हैं असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिनमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु और उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या असमान होती है या भिन्न भिन्न होती है। यदि अभिकारकों में प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या उत्पाद में मौजूद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर न होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन और जल का अणु दोनों मिलकर के अभिकारक का निर्माण करते हैं, ये पूरा उत्पाद है। अभिकारक में आयरन की परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है, जबकि उत्पाद में आयरन की परमाणु की संख्या 3 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये समीकरण असंतुलित समीकरण है या कंकाली समीकरण है। कंकाली समीकरण को किस प्रकार हम संतुलित करते हैं, कौन सी विधि है,
इस विधि का कैसे उपयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि को हम अनुमान विधि भी कहते हैं, अनुमान विधि भी कहते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण के अणुसूत्रों को छोटे से छोटी पूर्ण संख्याओं से गुणा करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, इसीलिए हम इसको अनुमान विधि कहते हैं। इस विधि के अंदर हम अभिक्रिया या समीकरण के जो भी अणुसूत्र हैं उनमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे मैंने जो भी अणुसूत्र हैं उनको कॉलम में बंद कर दिया है, कॉलम के अंदर हम किसी भी परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अभिकारकों में उत्पादों में तत्वों के परमाणु की संख्या एक तालिका में नीचे दिखाई गई है, पहचान करने के लिए कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। परमाणु का नाम 1 नंबर जैसे लोहा दिया गया है। अभिकारक में परमाणु की संख्या मतलब लोहे परमाणु जो अभिकारक में कितने संख्या में है, तो संख्या में कितने हैं, 1। यही लोहा परमाणु उत्पाद में इनकी परमाणु की संख्या कितनी है, उत्पाद में परमाणु की संख्या 3 है, तो 3 आ गया। हम कह सकते हैं अभिकारक व उत्पाद में परमाणु की संख्या असमान है लोहे परमाणु की। 2 नंबर है हाइड्रोजन का परमाणु। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों में अभी समान है। नेक्स्ट 3 नंबर ऑक्सीजन का परमाणु। अभिकारक में परमाणु की संख्या 1 है, उत्पाद में 4 है। तो आप इस सारणी को देख करके ये बता सकते हो कि कौन से परमाणु में सर्वाधिक परमाणु की संख्या में अंतर है। तो हम ये बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का सर्वाधिक अंतर है। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करते हैं जिनमें सर्वाधिक परमाणु की संख्या में अंतर होता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक अंतर किसमें है, ऑक्सीजन में। तो आप देखो किस प्रकार इसको संतुलित करते हैं, क्या इसके नियम होते हैं। रासायनिक समीकरण के दोनों ओर जिस परमाणु की संख्या अधिकतम हो उसे संतुलित करें। इस समीकरण में राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अधिकतम है, कितनी है, 4 है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए किसी को LHS लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन को 4 से गुणा करना होगा ताकि दोनों तरफ ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर हो जाए। मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक अंतर वाले परमाणु को हम पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 4 थी, यहाँ पर 1 थी। तो इस जल के सूत्र के सामने 4 से गुणा करने के बाद आप देखोगे कि ये जो सूत्र है वो संख्या में अब 4 हो चुका है। 4 से गुणा हो गया, इसका मतलब ऐसे सूत्र 4 हो चुके हैं, जल के अणु 4 हो चुके हैं। तो स्वतः ही एक अणु में 1 ऑक्सीजन है तो 4 में 4 हो जाएंगे। तो अब इधर भी 4 हो चुके हैं और इधर भी 4 हो चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 8 हो चुकी है। जैसे हमने इसको 4 से गुणा किया तो 4 गुना 8 अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो चुकी है जो राइट हैंड साइड से अधिक है। यहाँ पर कितनी है, अभी 2 है। इसे संतुलित करने के लिए किसी को राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन को 4 से गुणा करना पड़ेगा। यह है RHS राइट हैंड साइड, जहां पर हम उत्पाद लिखते हैं। यह है लेफ्ट हैंड साइड, जहां पर हम अभिकारक को दर्शाते हैं या लिखते हैं। तो यहाँ पर
हाइड्रोजन अणु के सामने 4 से गुणा करने पर अब हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या भी 8 हो चुकी है। उसके बाद दोनों तरफ ऑक्सीजन व हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बराबर हो चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड पर लोहे की संख्या 1 है, यहाँ पर आयरन या लोहे का परमाणु 1 है, यहाँ पर 3 है। जबकि राइट हैंड साइड पर ये 3 है। इसे संतुलित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर लोहे को 3 से गुणा करना होगा। तो हमने इसको 3 से गुणा कर दिया, ये भी 3 हो चुका है। यहाँ पर जल के अणु को 4 से गुणा किया तो हाइड्रोजन 8 हो चुका है और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। उत्पाद में लोहे परमाणु की संख्या 3 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है और हाइड्रोजन अणु को 4 से गुणा करने के बाद ये भी इनकी संख्या 8 हो चुकी है। तो आयरन की संख्या 3, इधर भी आयरन की संख्या 3 हो चुकी है। हाइड्रोजन अभिकारक में 8 है, उत्पाद में भी 8 हो चुके हैं और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या अभिकारक में 4 है और उत्पाद में भी 4 हो चुकी है। अब प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हो चुकी है, अभिकारक व उत्पाद में। इस प्रकार यह समीकरण एक संतुलित समीकरण बन चुका है। तो साथियों, आप इस प्रकार अपने स्तर पर समीकरण को संतुलित कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी पूर्ण बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकों व उनके अणुसूत्रों को दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण के अंदर अभिक्रिया के प्रतीक, उनकी अवस्था, किनकी उपस्थिति में हुआ है, मतलब उत्प्रेरक कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा दे रही है, कौन सी ग्रहण कर रही है, इन सभी संकेतों को हम रासायनिक समीकरण में दर्शाते हैं ताकि एक ही झलक में हम ये पहचान कर सकें कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक थे, कौन सा उत्पाद बना, कौन से उत्प्रेरक हैं, कौन कौन सी अवस्था के बने। अर्थपूर्ण जानकारी के लिए हम इसकी भौतिक अवस्था व उत्प्रेरक को सभी समीकरणों में दर्शाते हैं। जैसे अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं, ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलयन के साथ। अभिकारक उत्पाद गैस, द्रव, जलीय विलयन व ठोस अवस्था को क्रम से गैस स्टेज, लिक्विड स्टेज, एक्वाटिक मतलब जलीय विलयन, सॉलिड स्टेज मतलब ठोस अवस्था। यदि किसी पदार्थ को जल के साथ घोलते हैं तो उसका प्रतीक AQ मतलब जलीय विलयन के रूप में दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियों को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ताप या दाब या कोई अन्य उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उनको हम तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। इस प्रकार पदार्थों की भौतिक अवस्था, जिस स्थिति में अभिक्रिया होती है, उनके प्रतीकों को लिख करके रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी पूर्ण या एक ही झलक में रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली घटनाओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बल के आधार पर उनकी अवस्था या ऊष्मा ग्रहण की है या त्याग किया है, अभिकर्मकों की संख्या के आधार पर, उत्पाद की संख्याओं के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। नाम ही ऐसा है कि संयोग करना, जोड़ना, कॉम्बिनेशन करना। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एक उच्च अणुभार वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अभिकर्मक, दूसरा, तीसरा, नाम देते हैं इनका ए, बी और सी। तीनों को हमने जोड़ दिया, इनका कॉम्बिनेशन हो गया ए, बी और सी। तो दो से अधिक अभिकर्मकों का संयोग कर दिया हमने, जोड़ दिया, तो एक ही उत्पाद प्राप्त होता है। संयोजन अभिक्रिया का विशेषकर गुण यही है कि इसमें अभिकर्मक एक से अधिक हो सकते हैं, बनने वाला उत्पाद हमेशा एक होता है। 2 नंबर, अभिकर्मक के जो अणुभार है, भार होता है, वो बनने वाले उत्पाद से हमेशा निम्न होता है, कम होता है। 3 नंबर बात, इस अभिक्रिया के अंदर नए बंधों का निर्माण होता है। देखते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उच्च अणुभार वाला उत्पाद बनता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया करवाने पर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, रिएक्शन को देखते हैं। जब बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करवाते हैं तो एक ही उत्पाद प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना जिसको हम कहते हैं। साथ में ऊष्मा का निष्कासन होता है। तो यहाँ पर अभिकर्मक एक से ज्यादा है, लेकिन बनने वाला उत्पाद है एक है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा का निष्कासन होता है। आपने देखा होगा कभी कि चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो ये तीव्र अभिक्रिया होती है और वो पानी जो है वो गर्म हो जाता है, उसमें भाप निकलती है। तो ये प्रतीक इसका है, ऊष्मा का निष्कासन होना। अतः इसको संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का निष्कासन भी करती है, उसे ऊष्मासेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है। बुझे हुए चूने का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक चमकदार सफेद परत बना देता है। साथियों, जैसे आपको पता है कि जब हमें दीवार पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई करते हैं तो 2-3 दिन बाद में उसमें चमक ज़्यादा आती है। और क्यों आती है वो, उसको देखते हैं। जब हम दीवार पर सफेदी करते हैं तो जो हमारे पास घोल है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पर पुताई करने के बाद वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ जुड़ती है, सहयोग करती है और बनने वाला एक उत्पाद है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल इनसे भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा। दीवार पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 गैस तो जुड़ती है और जल इनसे बाहर निकलता है। परिणाम स्वरूप एक पुनः चूने बुझे हुए चूने से संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट सफेद रंग का प्राप्त होता है और यही कारण है कि 2-4 दिन बाद में ये अधिक चमकता है। 2 नंबर देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया व ऊष्मासेपी अभिक्रिया का उदाहरण।
हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक आवरण होता है। किसका होता है वो? कार्बोनेट का। कार्बोनेट का क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन के चारों ओर हम कार्बोनेट या कोई किसी अन्य पदार्थ का आवरण नहीं करते हैं तो ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसको रोकने के लिए हम इस पर कार्बोनेट का परत चढ़ाते हैं या आवरण करते हैं। जब हम इसका दहन करवाते हैं तो पहले इसको हम हटाते हैं, क्योंकि इसका पूर्ण दहन हो जाए। नहीं हटाओगे तो ये इसके ऊपर ये आवरण बना रहेगा, आवरण रहेगा तो इसका पूर्ण दहन नहीं होएगा। तो दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि इनके ऊपर आवरण क्यों लगाया जाता है? किस पर? मैग्नीशियम धातु पर। किसका लगाते हैं? कार्बोनेट का। क्यों? क्योंकि ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद न बनाए, इसलिए इस पर आवरण किया जाता है। 2 नंबर बात, जब हम इसका दहन करते हैं तो ये आवरण क्यों हटाते हैं? क्योंकि इस रिबन का पूर्ण दहन हो और एक अच्छा उत्पाद बनाए, इसीलिए इसको हमें हटाते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनता है। साथ में इसमें ऊष्मा का भी निष्कासन होता है। कोयले का दहन, कार्बन प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी ऊष्मा का निष्कासन होता है। तो 1 और 2 और 3 तीनों ही अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण भी हैं, साथ में ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी है। 2 नंबर, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया क्या है? अभी हमने देखा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उत्पाद तो बनाएगी लेकिन साथ में ऊष्मा भी देती है, वो लेती नहीं है। जैसे प्राकृतिक गैस का हम दहन करते हैं तो CH4 मेथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होएगा। उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय जल के अणु बनते हैं और ऊष्मा का निष्कासन करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ऊष्मा ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा का भी निष्कासन करती हैं, उसे हम ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, श्वसन, ये भी एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। इनमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा का निष्कासन होता है और यही ऊर्जा जो हम खेलने, कूदने, बोलने, चालने या जैविक प्रक्रमों को संपन्न करने के लिए करते हैं। अधिक ऊर्जा का निर्माण ATP के रूप में संग्रहण होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कलेक्ट होता है, संग्रहण होता है। संयोजन अभिक्रिया व ऊष्मा सेपी अभिक्रिया पढ़ने के बाद नेक्स्ट अभिक्रिया आती है, वह है वियोजन अभिक्रिया। हमने जो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी, जस्ट उसके अपोजिट, उसके विपरीत जो अभिक्रिया होती है उसको हमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन मतलब तोड़ना। एक उच्च अणुभार के अभिकारक का प्रकाश या ऊष्मा या विद्युत धारा की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक निम्न अणुभार वाले उत्पाद बनाना या निर्माण करना अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक जटिल यौगिक या एक ही उच्च अणुभार वाला अभिकारक होता है, इनसे 2 या 2 से अधिक सरल या छोटे या निम्न अणुभार वाले तत्व या अणुभार उत्पाद के निर्माण होता है अपघटन के द्वारा।
अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत धारा की उपस्थिति होना आवश्यक है। एक उच्च अणुभार का अभिकारक या जटिल यौगिक, इन तीनों में से किसी भी एक की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है और दो से अधिक छोटे अणुभार वाले या सरल यौगिक का निर्माण होना ही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया संपन्न होते वक्त ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत धारा की उपस्थिति के कारण ही इस वियोजन अभिक्रिया को पुनः हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनका अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है उसको हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। 2 नंबर, ऐसी अभिक्रिया जिनका अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिनका अपघटन विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है उसको विद्युतीय या विद्युत धारा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा से भी अभिक्रियाएं होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए या उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा ग्रहण करते हैं या उसको ऊष्मा देनी होती है या ऊष्मा की उपस्थिति में वो संपन्न होती है, उत्पाद बनाती है, ऊष्मा ग्रहण करती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है, यहाँ पर प्रकाश या सौर ये भी एक ऊर्जा है और विद्युत धारा की जो है वो भी एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा है। तीनों ही ऊर्जाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा के कारण जटिल अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में अपघटित होते हैं। किसकी उपस्थिति में वे? ऊष्मा की उपस्थिति में। ऊष्मा ऊर्जा के उपस्थिति के कारण इसका अपघटन हुआ है, इसीलिए इसको ऊष्मीय अपघटन बोल दिया, वियोजन बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो एक उच्च अणु भार का अभिकारक या जटिल यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाता है। तो इसका अपघटन किसकी उपस्थिति में हुआ है? ऊष्मा की उपस्थिति में हुआ है, इसीलिए इसको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं फेरस सल्फेट का विघटन। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, गर्म का मतलब ऊष्मा दी जाती है, तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड व सल्फर ट्राई ऑक्साइड में अपघटित या विघटित हो जाता है। फेरिक सल्फेट ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक बड़ा उच्च जटिल अभिकारक यौगिक को ऊष्मा के द्वारा 2 से अधिक उत्पाद में तोड़ना ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। उसी तरह लेड नाइट्रेट का अपघटन। लेड नाइट्रेट को जब आप ऊष्मा दोगे, गर्म करोगे, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन में इसका भी अपघटन हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया का जो दूसरा भाग आता है उसको हम बोलते हैं विद्युतीय वियोजन या विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन होना। वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत प्रवाहित होने के कारण
किस कारण? जब उस अभिक्रिया को हमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने के कारण जटिल यौगिक या अभिकारक का सरल यौगिक या निम्न अणुभार वाले उत्पाद में टूटना या अपघटन होना विद्युतीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब पानी को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जल के अणु को जब विद्युत धारा दी जाती है या विद्युत धारा की उपस्थिति में ये क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस के रूप में इनका अपघटन हो जाता है। कौन से अणु का? जल के अणु का। किसकी उपस्थिति में? विद्युत धारा की उपस्थिति में। इसीलिए इसको विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से या इसकी तुलना में दोगुनी होती है। क्यों? क्योंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है कि जब एक जल का अणु का अपघटन होता है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु अलग होंगे, ऑक्सीजन का 1 परमाणु अलग होता है। अलग होने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु डबल रहते हैं क्योंकि जल के अणु में भी हाइड्रोजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितनी है? 1। 2:1 में जल के अणु का संगठन होता है। इसीलिए बनने वाली हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की मात्रा में दुगुनी होती है। ये डायग्राम दिखाया गया है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है यहाँ पर और एनोड और कैथोड 2 टर्मिनल हैं। कैथोड की तरफ हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। कैथोड ऋणात्मक टर्मिनल होता है, एनोड धनात्मक होता है। एनोड की तरफ जो गैस का निर्माण होता है वो ऑक्सीजन का होता है। धनात्मक टर्मिनल की तरफ ऋणात्मक गैस का निर्माण होता है और ऋणात्मक टर्मिनल के साथ में धनात्मक गैस का निर्माण होता है। 2 टर्मिनल बनाए गए हैं यहाँ पर। ये जल है H2O, 2 उन्होंने लिए थे और इनका अपघटन हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में हो जाता है। जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। अपघटन अभिक्रिया का जो अगला भाग है वो है प्रकाशीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक या जटिल अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति के कारण उनका अपघटन हो जाता है, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में या प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाए तो सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस में इसका अपघटन हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट मतलब सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। किसका? सिल्वर क्लोराइड अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया का तो दूसरा प्रकार आता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील धातु परमाणु कम क्रियाशील धातु परमाणु का विस्थापन कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन शब्द का अर्थ है कि दूसरे स्थान पर भेज देना। किसको? कम क्रियाशील को। कौन? अधिक क्रियाशील परमाणु। किसका परमाणु? विशेष करके धातु का परमाणु। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व का विस्थापित कर देना ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
आयरन जो परमाणु है वो अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, और कॉपर जो धातु परमाणु है वो कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील कॉपर का विस्थापन कर देगा, परिणाम स्वरूप बनने वाला उत्पाद फेरिक सल्फेट बनता है और कॉपर का यहाँ पर विस्थापन होता है। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है। लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर विलयन का जो नीला रंग है वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जो नीला रंग है वो कॉपर सल्फेट के कारण था। बनने वाले उत्पाद में कॉपर सल्फेट का संगठन बदल गया है और बन गया फेरिक सल्फेट, इसीलिए अब जो है वो हरे रंग का हो जाएगा। लोहे कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर फेरिक सल्फेट का विलयन बना देता है, जिसके कारण बना विलयन हरे रंग का हो जाता है। एक आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है विस्थापन का। लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है प्रगनली ए के अंदर और प्रगनली स्टेन अभिक्रिया का मिश्रण प्रगनली बी के अंदर। यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, इस पर हमने लोहे की कील डाली तो कॉपर का विस्थापन कर दिया किसने, आयरन ने, तो बन गया फेरिक सल्फेट। इसका रंग हरा हो चुका है और कॉपर का यहाँ पर विस्थापन हो चुका है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक में उपस्थित दो आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों आयनिक पदार्थ होते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब बेरियम क्लोराइड का घोल सोडियम सल्फेट के घोल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का सफेद अवशेष बनता है। बेरियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, बेरियम यहाँ धनात्मक है, क्लोरीन माइनस है। सोडियम सल्फेट के अंदर सोडियम धनात्मक है, सल्फेट ऋणात्मक है। आयनों का आदान प्रदान होने के कारण बेरियम धनात्मक के साथ में सल्फेट ऋणात्मक आ जाएगा और सोडियम धनात्मक के साथ में क्लोरीन ऋणात्मक आयन जुड़ने के कारण नए आयनिक उत्पाद का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के अंदर उत्पाद बनने के साथ साथ जो उत्पाद की अवस्था है वो ठोस अवस्था के रूप में अवक्षेपण या अवक्षेप के रूप में प्राप्त होती है। तो इन अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अविलेय पदार्थ जो बनने वाला अवक्षेप है वो जल में विलय नहीं होता है, ठोस अवस्था के रूप में रहता है, निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की क्रिया करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड एक अवक्षेप प्राप्त होता है ठोस अवस्था के रूप में और ये जल में अविलेय होता है। इस अभिक्रिया में उत्पाद बनता है वो एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है अभिक्रिया का प्रकार उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जो ऑक्सीजन का सहयोग करती है और हाइड्रोजन का निष्कासन करती है उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तथा ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण। यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब संयोग होना, हाइड्रोजन का निष्कासन या ह्रास होता है तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
ऑक्सीकरण शब्द इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसीलिए इन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। पदार्थों को उपचित पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट, अपचयन अभिक्रिया। यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थों में ऑक्सीजन का निष्कासन व हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचित होना या ऑक्सीकरण होना, दूसरा अभिकारक अपचित होना, दोनों अभिक्रियाएं एक ही समीकरण में या एक ही अभिक्रिया में साथ साथ होती है, उस अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। समीकरण दिखाया गया है, यहाँ पर अभिकारक है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर से यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु का निष्कासन हो चुका है, तो कॉपर परमाणु को हम बोलते हैं इसका अपचयन हुआ क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन परमाणु का निष्कासन कर दिया। दूसरा अभिकारक है हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन से उत्पाद बनता है तो जल के रूप या जल के अणु में परिवर्तन हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हो चुका है। ऊपर हमने यही पढ़ा कि ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है, तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर एक ही अभिक्रिया के अंदर एक अभिकारक का अपचयन हो रहा है, दूसरे का उपचयन हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है, इसीलिए इसको हमें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में बदलना अपचयन होता है। इस अभिक्रिया में जल के साथ में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन बदल रहा है, जल के अणु के रूप में पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। आगे देखते हैं, जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करके बनने वाले उत्पाद में जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जिंक के साथ में जुड़ा हुआ ऑक्सीजन परमाणु का निष्कासन हो रहा है और इस अभिक्रिया में जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन। जिंक का अपचयन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अभिकारक में जो उपस्थित है ऑक्सीजन का परमाणु है वो यहाँ से निकाल दिया है या निष्कासन हो चुका है, और अभिकारक कार्बन जब उत्पाद बनता है तो उनके साथ में ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है, ऑक्सीजन का संयोग होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसी भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। कार्बन उपचित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड अपचित होकर के जिंक में बदलता है। उसी तरह मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोराइड की क्रिया करके मैग्नीज क्लोराइड और जल क्लोरीन गैस का निष्कासन करते हैं। हाइड्रोक्लोराइड क्लोरीन में अपचित हो रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड में अपचित हो रहा है। तो हमने ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के बारे में देख चुके हैं। अगला बिंदु आता है संसारण। संसारण की घटना विशेष करके धातुओं में होती है। इनमें होती है, धातुओं में होती है। वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन, पानी, अम्ल, गैस आदि के साथ धातु क्रिया करके धातुओं का संसारित होता है। इसी प्रक्रिया को हमें संसारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत होना, तांबे के ऊपर हरी परत होना। शुरुआत में हमने जो लोहे पर जंग लगने की समीकरण पढ़ा था वो लोहे से अलग था। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। संसारण की प्रक्रिया के द्वारा धातु का
निरंतर क्षय होता है, उसकी मात्रा निरंतर घटती जाएगी। तो लोहे का या लोहे पर जंग लगना, चांदी सिल्वर ऑक्साइड में जब बदलती है तो ये काले रंग की परत बन जाती है उसके ऊपर। कॉपर ऑक्साइड क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड एक हरे रंग की परत बनाता है। ये सभी जो उदाहरण हैं वो धातु पर संक्षारण के हैं। संक्षारण से बचाव के तरीके कौन कौन से? पेंटिंग करना या कलर करना। जब कोई भी धातु है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके उनका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण क्रिया होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। इससे बचने के लिए हम उस धातु पर कोई ना कोई कवर कर देते हैं। जैसे हमने पेंटिंग कर दिया, चिकनाई या तेल लगा दिया, तो ये कवर करने के बाद धातु व ऑक्सीजन के बीच में संपर्क नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप इनका ऑक्सीकरण व संक्षारण होने से ये बच जाते हैं। 3 नंबर गैल्वेनाइजेशन। धातु के ऊपर विद्युत धारा की सहायता से जिंक अधिक क्रियाशील धातु का लेप करना, जिसके कारण धातु पर संक्षारण नहीं होता है। इस विधि को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला बिंदु आता है विकृति गंधिता। विकृति का मतलब है उसकी संरचना में बदलाव आना। बदलाव आएगा तो उसमें गंध भी आएगी। विकृति गंधिता का मतलब है खाने वाले पदार्थों से, खाद्य पदार्थों से वसा व तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक हवा संपर्क में रखने पर उनकी स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी घटना को विकृति गंधिता कहते हैं। ये खाद्य पदार्थ में मौजूद वसा व तेल के ऑक्सीकरण के कारण होता है। हम ऑक्सीकरण कौन से तत्व के कारण से होता है? अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन के कारण। खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा व तेल किनसे क्रिया करेंगे? ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। क्रिया करने के बाद क्या बनेगा? इनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण हो जाएगा तो जो मूल खाद्य पदार्थ हैं उसके रासायनिक संगठन में बदलाव आ जाएगा, और बदलाव आने के कारण ही इनकी जो गंध और स्वाद है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। इनके कौन कौन से बचाव हैं? रोकने के तरीके, प्रति ऑक्सीकारक बहुत सारे रसायन होते हैं वो खाने वाले पदार्थ में मिला देते हैं जिससे उनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखना। जब कोई खाने वाले पदार्थ हैं और जो रखा गया बर्तन है उस बर्तन के अंदर कोई गैस है ही नहीं, जैसे ऑक्सीजन भी नहीं है, कोई किसी प्रकार की गैस नहीं है, तो स्वतः ही खाने वाले पदार्थ से और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया नहीं होगी। ये क्रिया नहीं होगी तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय है या लगभग अक्रिय गैस है। जब खाने वाले पदार्थ में हम ऑक्सीजन गैस भर देते हैं तो ये इससे क्रिया करके इसका कर देंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो जाएगा तो स्वतः ही ये खाने वाले पदार्थ खराब हो जाएंगे। इनसे बचने के लिए हम ऑक्सीजन गैस को किसी भी पैकेज में या थैली में नहीं भरते हैं, उनकी जगह हम कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस खाने वाले पदार्थों से क्रिया नहीं करती है, क्योंकि नाइट्रोजन के जो अणु में 2 परमाणु होते हैं वो 3 बंधों के द्वारा मजबूती से बने होते हैं, जिसके कारण वो किसी दूसरे परमाणु से क्रिया नहीं करते। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि घर पर जो अचार होता है उस अचार के अंदर हम तेल डालते हैं, और तेल खाने वाले खाद्य पदार्थ के ऊपर तक होता है। कारण कि खाने वाले पदार्थों को वायुमंडल में उपस्थित
ऑक्सीजन की क्रिया से बचाने के लिए हम उसमें तेल डाल देते हैं। तेल खाने वाले पदार्थ और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के बीच में अवरोध बना देगा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं परिरक्षण। परि का मतलब है चारों ओर, रक्षण का मतलब है रक्षा करना। इस खाने वाले पदार्थ की चारों ओर से रक्षा करता है कौन? तेल करता है। तो इस प्रकार साथियों हमने रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण पूरे पाठ का हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया है।